नमस्कार। न्याय मंच में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम न्याय और न्याय प्रणाली से जुड़े विषयों पर जागरूकता पैदा करने में कोशिश करते हैं और हमारे इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास भी रहता है कि आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में हम आपकी मदद करें। आज का मुद्दा, आज का मुद्दा है भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण के विषय पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं सुश्री रचना श्रीवास्तव, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। साथ ही हमारे साथ हैं श्री संजय पोद्दार, वरिष्ठ अधिवक्ता, और हमारे स्टूडियोज में है श्री मनीष शिब्बर, असिस्टेंट एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस। आप सभी का हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। रचना जी, पहला प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के परिवेश में लैंड एक्विजिशन या भूमि अधिग्रहण कितना जरूरी है? देखिए, सरकार को कई अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं। कई बार ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि जिसकी वजह से सरकार को जमीन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इन परिप्रेक्ष्य में जरूरी होता है कि हम कुछ क्लॉज इन्वोक करें और लैंड को एक्वायर करें। तो इसलिए लैंड का अधिग्रहण जरूरी हो जाता है पब्लिक पर्पस के लिए। बेसिक ये है कि पब्लिक पर्पस होना चाहिए, उस पब्लिक पर्पस के लिए हम लैंड एक्वायर करते हैं। पर ये तो बहुत पुरानी बात नहीं हो गई कि पब्लिक पर्पस एक ऐसी चीज है जिसकी ना तो कोई परिभाषा है और ना ही लोगों को पब्लिक पर्पस का कोई पूर्ण रूप कुछ पता है कि पब्लिक पर्पस क्या है। ये इतनी बड़ी टर्म है कि इसके नीचे आज के बदलते परिवेश को देखते हुए और जिस तरह से सोसाइटी जितनी प्रोग्रेस कर रही है, क्या उसके अंदर ये इसकी क्या रेलेवेंस है? पोद्दार साहब, आप भी कुछ इस पे प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, पब्लिक पर्पस जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट में जी, न तो पहले वाले एक्ट में जो 1894 में बना था उसमें डिफाइन किया गया है जी, और न ही इसकी कोशिश की गई है नए एक्ट में जी, जो अभी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास पेंडिंग है। अच्छा, लेकिन इसमें भी लैंड पब्लिक पर्पस को डिफाइन नहीं किया गया है और ये जानबूझ के नहीं किया गया है। इसके पीछे एक कारण है कि पब्लिक पर्पस एक ऐसा पर्पस है जो कि एक गवर्नमेंट को ही डिसाइड करना है जी, और ये इनफैक्ट डिफाइन न करके इन्होंने इंक्लूसिव डेफिनेशन किया है कि पब्लिक पर्पस में जो उसमें दिए गए कुछ इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जैसे ये जो उसमें लिखा गया है वो जैसे सड़क बनाना, कॉलोनी बनानी, हाउसिंग डेवलपमेंट बनाना, ये जैसे जैसे गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से चला जाता है। अब चूंकि ये इसमें एक्ट में डिफाइन नहीं है, जुडिशियरी ने इसको समय समय पर डिफाइन किया है जी, और उसमें ये कहा गया है कि पब्लिक पर्पस वो माना जाएगा जो जनरल पब्लिक के लिए है और एक इंडिविजुअल और व्यक्ति विशेष के पर्पस के लिए नहीं है जी। तो पब्लिक आज की तारीख में चूंकि इतनी डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर डिफाइन कर दिया है, पब्लिक पर्पस को उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है, तो हम उसी से आज की तारीख में कोई डिफिकल्टी नहीं है समझने में पब्लिक पर्पस क्या है। जी, रचना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी इस विषय पर? हर पब्लिक पर्पस इज अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी। तो कोर्ट ये देखती है कि ये वाकई में पब्लिक पर्पस है या ये किसी प्राइवेट पर्पस के लिए, ये प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए ये लैंड एक्वायर की जा रही है। जी, तो समय शिब्बर साहब, आप इस विषय पर कुछ देखिए, मेरा ये मानना है कि पब्लिक पर्पस की जो डेफिनेशन है, जो हमारे कानून में अभी तक जो कानून 1894 का चल रहा है या अभी नया कानून ला रहे हैं, उसमें जो इन्होंने कोशिश की है, या जैसे पोद्दार साहब ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पे जो डेफिनेशंस दी हैं जी, मुझे मेरा ये मानना है कि दोज डेफिनेशंस आर नॉट वर्किंग, फुल स्टॉप। कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता और इस सब डेफिनेशंस के बावजूद पब्लिक पर्पस अच्छी तरह डिफाइन हो गया होता तो इतना शोर किस बात का था? देखिए, सरकार, मेरा ये मानना है कि सरकार जो पब्लिक पर्पस जब डिफाइन करती है तो अपने हिसाब से डिफाइन करती है। लेकिन एक छोटा सा सवाल ये है कि एक आप फार्मर की जगह लेते हैं एक पब्लिक पर्पस के लिए, अर्जेंसी क्लॉज लगाते हैं, उसमें आप कहते हैं कि सरकार को जरूरी चाहिए, और उस जगह को आप जाके बिल्डर के हवाले कर देते हैं और वो वहां पे मकान बनाता है जैसा कि 1 करोड़ का बिकता है। हाँ। अब उसमें क्या पब्लिक पर्पस सॉल्व होता है, मेरे को तो समझ नहीं आता जी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, मेरा ये कहना है कि देखिए, दो चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं।
एक तो सरकार के पास अधिकार जी भूमि अधिग्रहण करने का जी और एक उसका गलत इस्तेमाल, जी। हम दो को अलग अलग रखें। कानून में सरकार को पब्लिक पर्पस के लिए भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार है। ये बात ठीक है पोद्दार साहब, लेकिन अधिकार होना एक बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग होना एक दूसरी बात है। अब आप देखें कि एक ही व्यक्ति या कुछ गिने चुने व्यक्तियों के हाथ में ये अधिकार दे दिए गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि इनका दुरुपयोग भी हो जाता है? नहीं, दुरुपयोग अगर कोई हो रहा है जी तो वो गलत है जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अधिकार ही देना ही गलत है। पर क्या इस लैंड अधिकार पे कुछ एक्विजिशन अंकुश नहीं होने चाहिए? हाँ, लैंड एक्विजिशन एक्ट में इसीलिए ही जो नोटिफिकेशन इशू होता है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के सेटिस्फेक्शन के बाद ही होता है। जी। उससे पहले वो जब संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ ये एक पर्टिकुलर लैंड एक पर्टिकुलर पब्लिक पर्पस के लिए चाहिए, जी। अगर उनका आदेश होगा, उनकी अप्रूवल होगी, तभी नोटिफिकेशन इशू होगा। और जब नोटिफिकेशन इशू होता है तो उसमें कानून के इट इज मैंडेटरी कि कानून में उसका होना जरूरी है कि वो लिखे नोटिफिकेशन में कि हम किस पर्पस पब्लिक पर्पस के लिए ले रहे हैं। जैसे अगर कोई जमीन सड़क बनाने के लिए ली जा रही है तो उसमें लिखना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हम इस सड़क बनाने के लिए इतनी जमीन ले रहे पोद्दार हैं। साहब, मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न मैं करना चाहूंगा कि पिछले कुछ मामलों में ये देखा गया कि सरकार ने ये कह दिया कि फॉर प्लान्ड डेवलपमेंट या कुछ किसी और किस्म की कोई विकास कार्यों के लिए, पर उन विकास कार्यों की कोई रूपरेखा नहीं बताई गई, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, ना ही उनकी कोई परिभाषा दी गई और ना ही उसके अंदर कोई स्पेसिफाई किया गया, और बाद में लैंड यूज भी चेंज हो जाता है। रचना जी, आपने भी तो इस चीज के हाँ, जैसे प्लान डेवलपमेंट दिल्ली है, जिसको हाँ सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड भी किया है कि ये पब्लिक पर्पस है। ये कुछ लोगों का मानना है कि ये बड़ा वेग टर्म है, लेकिन समय समय पे बताया जाता है कि प्लान डेवलपमेंट और दिल्ली के साथ साथ क्या हम प्लान करना चाह रहे हैं। जैसे हमें कोई फ्लाईओवर बनाना है तो फ्लाईओवर को हम लिख देते हैं कि फ्लाईओवर बना रहे हैं, या कोई वाइडनिंग ऑफ रोड है या कोई कॉलोनी बनानी, तो उसको हम डिफाइन करते हैं। फिर हमारे पास हम एक लैंड ओनर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं, 5A सेक्शन 5A कहलाता है अभी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग एक्ट में, उसमें वो ऑब्जेक्शंस फाइल करते हैं कि भाई ये प्लान डेवलपमेंट एक्चुअली में नहीं है, या इस एक्विजिशन से ये पर्पस सर्व नहीं हो रहा है, या हमारी लैंड इस तरह से अफेक्टेड हो रही है जिससे आपका पब्लिक पर्पस सर्व नहीं होता, तो वो अपॉर्चुनिटी लैंड ओनर्स को मिलती है, वो ऑब्जेक्शंस अपने फाइल करते हैं। कई सूरतों में मनीष जी, देखिए, मेरा ये मानना है कि जो आज अभी तक का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है ये अंग्रेजों के समय का है। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से लगाया और बनाया और इस हिसाब से बनाया ताकि हिंदुस्तानियों को दबा सके। अभी तक हम उसी लैंड एक्विजिशन एक्ट के हिसाब से चल रहे हैं। दिस लैंड एक्विजिशन एक्ट इज लोडेड टोटली इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। अब सरकार में बैठे 3 अफसर ये डिसाइड करते हैं, 4 अफसर ये डिसाइड करते हैं कि ये पब्लिक पर्पस होना चाहिए। जगह जमीन एक्वायर हो जाती है, फार्मर चला जाता है, 20 साल तक जगह पड़ी रहती है, उसके बाद उठा के आप किसी कंपनी या बिल्डर को दे देते हैं। मेरा ये मानना है कि टाइम हैज कम व्हेन यू शुड द गवर्नमेंट शुड come out with the comprehensive definition of what is public purpose। अस्पताल पब्लिक पर्पस है, आप कह रहे हैं सड़क है पब्लिक पर्पस है, मैं मानता हूं, लेकिन स्विमिंग पूल क्या पब्लिक पर्पस हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस विषय पे सरकार, ये भी एक स्विमिंग पूल भी हो सकता है या स्टेडियम भी हो सकता है, बहुत सी चीजें और हैं। जी पोद्दार साहब, स्विमिंग पूल अगर किसी जनरल पब्लिक के स्टेडियम लिए के है, सार्वजनिक है, सब उसमें सब आ सकते हैं, तो ये पब्लिक पर्पस हो सकता है। लेकिन अगर स्विमिंग पूल एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए या एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए है, पर ये तो एक उदाहरण मात्र हुआ। पर वैसे अगर देखा जाए तो पब्लिक पर्पस के नाम पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पीछे भी पब्लिक पर्पस के नाम पर, जैसे विकास कार्यों के लिए हमने अभी पीछे देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ इलाकों में भूमि का अधिग्रहण किया गया और वहां पे पब्लिक पर्पस के नाम पर यही कहा गया कि विकास कार्यों के लिए आवश्यकता है, जिसको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ट्राइक डाउन किया और ये कहा कि ये पब्लिक पर्पस नहीं है कि आप जमीन का अधिग्रहण करके उसको सस्ते दामों पर एक प्राइवेट बिल्डर को दे देते हैं और वहां पर वो कॉलोनियां बनती हैं। और उसके अंदर भी वहां पे सरकार की एक कोशिश ये थी, प्रयास ये था कहने का कि यहाँ पर एक पब्लिक पर्पस हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक गलत कार्य था? नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी, एक सेकंड, उसमें उन्होंने लैंड यूज चेंज कर दिया था, इस वजह से कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया कि उन्होंने जिस पर्पस के लिए था उस पर्पस को ही चेंज कर दिया, इस वजह से उसको स्ट्राइक डाउन किया। पर वो हर सूरत में नहीं हुआ था, एक सूरत में जो है वो लैंड यूज हुआ था चेंज, और दूसरे में लैंड यूज चेंज नहीं हुआ। मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा जी।
उसमें हुआ ये था कि जब नोटिफिकेशन इशू हुआ था जी तब गवर्नमेंट ने कहा कि हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसाएंगे जी जी और उससे लोगों किसानों को ये वायदा किया कि हम आपको इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप हो जाएगी तो आपको नौकरी और आपको रोजगार का साधन मिलेगा जी। उसके बाद एक तरफ तो नोटिफिकेशन किया, दूसरी तरफ बिल्डर के साथ ये जजमेंट में लिखा हुआ है कि बिल्डर के साथ गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया कि हम आपको साथ के साथ कर लिया, पोजीशन मिला नहीं है, साथ के साथ बिल्डर को कह दिया कि हम आपको ये रेसिडेंशियल टाउनशिप के लिए दे देंगे। पर पोद्दार साहब ये तो एक केस में हुआ जहां पर कि कोर्ट ने इस चीज को देख लिया या पता चल गया उन्हें, पर ऐसे भी तो केसेस होते होंगे जहां पे लोगों को पता ही नहीं चल पाता। गवर्नमेंट का कोई भी काम लुक छुप के नहीं होता है, जो भी होता है फाइल पर नोटिंग होती है, नोटिंग के बाद वो एक प्रपोजल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जाती है। जनरली दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आंख बंद करके किसी चीज़ के लिए परमिशन दे देंगे। जब उनके पास जाती है, फाइल की स्क्रूटनी होती है, उससे पहले सारे महकमे में फाइल जाती है, उसमें देखा जाता है कि जो पर्पस लिया जा रहा है वो सही है कि नहीं है। जब फाइल में पूरी बातें आ जाती है तभी कुछ होता है। मनीष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए ये सिर्फ अगर हम चर्चा दिल्ली तक ना सीमित रखें तो ये क्योंकि ये लैंड एक्विजिशन एक्ट है, ये तो पोद्दार साहब की जो बात हुई है मतलब सिर्फ दिल्ली में एलजी हुए, बाकी और राज्यों में भी यूपी के एक कोने में बैठा हुआ आदमी जी जिसकी जगह एक्वायर कर ली, उसके पास क्या साधन है? 5 एकड़ जगह है जिसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख है, उसके पास क्या साधन है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक आके अपना केस लड़े? सब एग्जांपल देते हैं ग्रेटर नोएडा की, ये जो पीछे केसेस हुए। नहीं, पर ये तो देखा ही गया मनीष जी की अधिकतर जो है कुछ एक राज्यों में ही विशेष तौर पर इस प्रकार का रोष प्रकट हुआ या इस प्रकार के कुछ। उसकी वजह ये है कि ये केवल उन राज्यों में है जहां आर्बिट्रेरीनेस बहुत ज्यादा थी, जहां सरकार ने हदें पार कर दी थी। आपने फार्मर्स से जगह ली एक पर्पस के लिए, आगे जाके किसी और को किसी और पर्पस के लिए दे दी। लेकिन जो लैंड एक्विजिशन एक्ट की प्रॉब्लम्स है वो तो हर स्टेट में है जी। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि फाइनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिंग अप विद द न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट रीसेटलमेंट, जिसमें पोद्दार साहब आप इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? मेरा एक कहना है कि जो पुराना एक्ट था समय के साथ अच्छा है, गवर्नमेंट ने सोचा है और दोनों पक्ष की बातों को ध्यान में रखते हुए नया एक्ट लेके आया है। इस नए एक्ट में एक खास बात ये रही है कि नए एक्ट में जो भूमिदार है उसकी मर्जी और उसकी नामर्जी, उसका पार्टिसिपेशन इसमें कुछ ज्यादा है जी। तो पहले एक्ट में भी था, उसकी मर्जी जानने के लिए 5A की हियरिंग देते थे, लेकिन 5A की हियरिंग इतनी इफेक्टिव नहीं मानी। ऐसा महसूस हो रहा है कि 5A की हियरिंग जो पुराने एक्ट में दी गई है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। नए एक्ट में उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश की गई। अगर मैं 2 शब्दों में रचना जी आपसे जानना चाहूं कि जो पुराना एक्ट है उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या आप देखती हैं तो क्या समस्या आपको नजर आती है? समस्या सबसे ज्यादा ये दिखती है कि उसमें कोई रिहेबिलिटेशन का प्रोविजन नहीं था। एक बार आपने ओनर से लैंड ले ली, फिर उसके पास सिर्फ कॉम्पनसेशन के अलावा उसको कुछ नहीं मिलता था। ये सही है कि कुछ सरकारों ने, राज्य सरकारों ने अपनी अपनी एक नीति बनाई हुई है जिसमें उनको पुनर्वास की व्यवस्था दी हुई थी। सबसे तो अच्छी आपके हिसाब से पुराने एक्ट में पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था नहीं है। जो आपके हिसाब से पोद्दार साहब पुराने एक्ट में क्या सबसे बड़ी समस्या थी? पुराने एक्ट में जैसा रचना जी ने कहा एकदम बिल्कुल ठीक है कि इसके अलावा कोई और विषय जिस पे आपको लगता है कि सबसे बड़ी समस्या है? उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। पार्टिसिपेशन नहीं है। लैंड ओनर के जो भूमिदार हैं उनकी पार्टिसिपेशन नहीं, उनका मत जानने का कोई प्रावधान नहीं है सिर्फ 5A के लिए छोड़ के, सिवाय 5A के। 5A भी संशोधन के रूप में आया था, बाद में आया। 5A इंट्रोड्यूस हुआ 1929 में पहली बार, और ये एक्ट जो है, ये कानून जो है उससे 1894 का कानून है। लेकिन पहली बार ये, पहले तो मत जानने की कोई प्रोविजन ही नहीं था जी। जैसा कि अभी बात आ रही थी कि आपकी जमीन है, आपकी मर्जी के बिना लिए जा रही है। तो 1929 में पहली बार कोशिश की गई कि हाँ, हमें भूमिदारों की मत भी जानना जरूरी है। इस विषय पर हम वापस आते हैं। छिब्बर साहब, मैं आपसे 1-2 शब्दों में अगर पूछूं कि आपके मत में, आपकी राय में इस एक्ट की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, इस एक्ट की सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक तो इसमें रीसेटलमेंट बिल्कुल नहीं है जी। जैसा कि किसान से आपने जगह ले ली, किसान बाद में अब किसान तो खेती से जो कमा रहा है उसी से घर चलता है, उसके बाद वो क्या करेगा? और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी
वो ये थी कि आर्बिट्रेरीनेस बहुत ज्यादा थी। जी। कुछ अफसर, कुछ या सरकार, अगर आप एक गांव है, गांव की जगह है और एक विपक्षी पार्टी के लोगों की उस गांव में ज्यादा है, तो सरकार अपनी मर्जी करती है और वो जगह एक्वायर करती है और वो लोगों को बाहर। तो अब नए एक्ट में लगता तो ऐसा ही है कि ये दे आर टेकिंग सम स्टेप्स टू कर्ब दिस टेंडेंसी। जी। एक चीज इसमें और मैं कहना जी, चाहूंगी रचना कि जी। पुराने एक्ट में अर्जेंसी क्लॉज हुआ करता था, जिसके तहत जमीन अर्जेंसी 17 कहलाता है। जी। उसके अंतर्गत आप अर्जेंसी क्लॉज इन्वोक करके आप लैंड ले सकते जी। हैं। नए बिल में एक चीज इंट्रोड्यूस हुई, उन्होंने बहुत उसको स्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप सिर्फ 2 ही इवेंचुअलिटीज में कर सकते हैं, या तो डिफेंस पर्पस के लिए हो या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी हो। जी। इसको उन्होंने तो स्ट्रिक्ट कर इसको दिया है। उन्होंने थोड़ा सा Strict कर दिया कुछ है। एक वो कर दिया, जी। डाइल्यूट कर दिया इस जी। प्रोविजन को। पोद्दार साहब, लेकिन प्रश्न तो फिर भी वही का वही है कि लैंड ओनर्स हैं, भूमिदार हैं, खातेदार जो व्यक्ति हैं, जिन लोगों की जमीन है, उनके और विकास कार्यों के बीच में सामंजस्य कैसे बनाया जा सकता है? हाउ कैन वी बैलेंस दी? देखिए, किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए हम लोग अभी हम लोग डेवलप नहीं हुए हैं। किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए, विकास के लिए जमीन की जरूरत है। जमीन लेना डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा कि डेवलपमेंट के लिए लैंड लेना जरूरी है और हम एक्विजिशन बंद नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको किसी एक व्यक्ति को लेके या एक उसकी जमीन लेके या कुछ लोगों की जमीन के कॉस्ट पर जी। डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को जिसकी जमीन जा रही है उसको एडिक्वेट कंपनसेशन मिलना चाहिए और उसको रिहेबिलिटेशन पैकेज मिलना चाहिए। जी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए एक्ट लाके कोशिश इस जो डिफरेंस है इसको कम करने की कोशिश की है। जी। और मेरे हिसाब से नए एक्ट में दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष की जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं और उनकी जो जरूरत है उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई। जी। जी। रचना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैं ये विषय भी में? कह रही थी कि जैसे पुराने एक्ट में हमारे पास कॉम्पनसेशन बहुत ही कम मिलता था, जिसकी जी। वजह से आम जो लैंड ओनर्स हैं वो मतलब रिलक्टेंट होते थे कि हम अपनी लैंड दें। जी। हमेशा यही डिस्कशन में आता था कि अगर हम इनको कॉम्पनसेशन अच्छा देंगे तो शायद वो खुद ही विलिंग होंगे कि हम अपनी लैंड ऑफर करें। जी। नए बिल में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि वो कॉम्पनसेशन जो है रूरल एरिया में डबल द रेट ऑफ मार्केट रेट देंगे। सोलेशियम 100%, 30% से बढ़ा के 100% का प्रपोजल ये है। सोलेशियम और हमारे आम जनता को, हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे, दर्शकों को, कि सोलेशियम क्या चीज है, इसमें क्या फर्क है, कॉम्पनसेशन में क्या फर्क है, और इसकी अलग अलग जो ये टर्मिनोलॉजी है इससे क्या फर्क होता है? कंपनसेशन होता है मार्केट वैल्यू, आपकी जमीन की मार्केट वैल्यू मिलनी चाहिए आपको। जी। मार्केट वैल्यू क्या होगा ये भी एक्ट में डिफाइन नहीं है, लेकिन मार्केट वैल्यू तय करने के 2-3 तरीके हैं। वो जो रजिस्ट्री का रेट रजिस्ट्री होता का है उस रेट इलाके होगा, के आसपास या की सर्कल रेट होगा, सर्कल रेट देख लिया जाए। जी। या फिर जो एक्सपर्ट ओपिनियन हो उसको देखा और ये जा भी सकता आमतौर है। पर अदालत ही तय कर देती है कि अदालत ही या जो अफसर होते हैं वो तय कर देते बिल्कुल हैं। ठीक है। कलेक्टर और होता है इसमें। एक फिर आपकी जमीन जबरदस्ती आपकी मर्जी के बिना ली जा रही है, अच्छा। तो उसको सोलेस करने के लिए, उसकी सांत्वना देने के लिए जी। सोलेशियम दिया जाता है। तो रचना जी, आप बता रही थी कि सोलेशियम जो है वो मार्केट रेट का 30% होता है। जी। अब अभी जो नया बिल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रोविजन है जी। उसमें है कि वो 100% सोलेशियम देंगे। तो मतलब मार्केट जितना रेट का आपको भूमि के अधिग्रहण हाँ। के ऊपर जमीन का मार्केट वैल्यू के मुआवजा हिसाब से मिला, मिलना चाहिए, उतना ही आपको सोलेशियम। सांत्वना मिलना चाहिए। सोलेशियम मिलेगा, जी। बस। और इसके अलावा और अर्बन एरिया में उतना ही होगा, लेकिन रूरल एरिया में डबल दी मार्केट Double the रेट amount चलेगा। होगा, तो double the ये market अच्छा एक प्रपोजल है ये अच्छा जो proposal इसकी है। वजह से। जी। पर आपको नहीं महसूस होता मनीष जी, जैसे आप अभी कह भी रहे थे थोड़ी देर पहले, कि कुछ मामलों में ये भी देखा गया है कि आप पैसा बेशक दे दें, जो भूमिदार है उसको आप पैसा दे देते हैं, लेकिन उस पैसे का वो क्या करेगा? उसको हमेशा सारी जिंदगी एक खेती बाड़ी की आदत रही है, अब उसके बाद उसके पास एकदम से इतना सारा पैसा आता है, उसको उड़ा देगा, खराब कर देगा, जाया कर देगा। मनीष जी, देखिए, अभी तक तो इस पे काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है विद इन द गवर्नमेंट। जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी जो सोनिया गांधी हेड करती है, जी। वो गवर्नमेंट से कुछ मांग रही है और गवर्नमेंट वो देना नहीं चाह रही है। जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि हरियाणा और 1-2 स्टेट जैसे यूपी ने भी अब अपनी नई जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी अनाउंस की है। जी। देखिए, लैंड एक्विजिशन एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट।
जी। तो आपको ये भी समझना है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाती है, स्टेट्स अगर अपना अलग से उसमें संशोधन कर देते हैं या अपना कुछ कानून बना लेते हैं। लेकिन जो कुछ स्टेट्स है, अब जैसे पंजाब में भी, हरियाणा, यूपी में, इन लोगों ने एक अच्छा रिहेबिलिटेशन पैकेज जो साथ में उसको लैंड एक्विजिशन के साथ जोड़ा है। उसमें ये कहा कि अगर इस पे कोई इंडस्ट्री बनेगी, अगर इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो इंडस्ट्री में जिसकी जगह ली है उसके बच्चों को नौकरी होगी। अगर वहां हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा तो उसमें उसको एक घर दिया जाएगा। मेरा ये मानना है, पंजाब हरियाणा में हमने ये बहुत बार देखा है कि जो अच्छे बड़े किसान थे, जिनके अच्छे कुनबे थे, वो सब के सब सड़क पे आ गए, क्योंकि जो उन्हें लैंड एक्विजिशन हुआ उससे जो पैसा मिला, कंपनसेशन मिला, वो उन्होंने खा पी के उड़ा दिया और उसके बाद वो सब सड़क पे आ गए। तो देखिए, हम लोग एक वेलफेयर स्टेट में रह रहे हैं, हमें अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो बदले में हमें कम से कम ये देखना है कि हम उसकी और उसकी कम से कम अगली पीढ़ी के लिए कुछ पक्का करके जाएं। तो मेरे ख्याल से अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है ये देख रहा है इस इशू को, लेकिन इस पे अभी तक आम राय नहीं बनी है और वो बनती दिखती भी नहीं है। जी, इसी विषय पर कि उनको किसी प्रकार से कुछ और रिहेबिलिटेशन के और कुछ वो किया जाए। जी बिल्कुल, रिहेबिलिटेशन इसमें ये प्रोविजन है इसमें कि स्कूल्स हो, प्रॉपर रोड्स हो, आंगनवाड़ीज हो, या बाकी सब जिस तरह से कि प्रॉपर एमिनिटीज उनको मिलती रही, यानी कि सिर्फ एक उनको जमीन ही दे दी, प्रॉपर सेटअप मिलना चाहिए। ये भी प्रोविजन इसमें उनको अगर बदले में जमीन दी भी जाए तो वो विकसित जमीन बेसिक एमिनिटीज हो सकती बैरन लैंड, कोई कच्ची जमीन देने की बजाय विकसित जमीन दी जाए ताकि एमिनिटीज अवेलेबल हो, इस पे आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे पोद्दार साहब? आप कोई और विकास कार्य, कोई और ऐसी स्कीम्स होनी चाहिए रिहेबिलिटेशन या पुनर्वास के लिए? नहीं, जो इसमें स्कीम जो इसमें कोई फाइनल स्कीम नहीं है कि आप ये करेंगे जी। इसमें आपके विचार में कुछ और ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा रीसेटलमेंट के लिए, वो लोगों की ओपिनियन लेके एक स्कीम बनाएगा जी। इसमें पार्टिसिपेशन लोगों का है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई स्कीम इस एक्ट में बना के और लोगों पर थोप रही है, गवर्नमेंट नहीं थोपेगी जी। गवर्नमेंट इसमें एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, जो एडमिनिस्ट्रेटर जाएगा, लोगों को देखेगा कितने लोग अफेक्टेड हैं उसमें जी, उन लोगों की ओपिनियन लेके एक स्कीम बनाएगा। वो स्कीम जो है गवर्नमेंट से अप्रूव हो जाएगी, गवर्नमेंट से अप्रूव होने के बाद पब्लिश हो जाएगी, पब्लिश होने के बाद वो इम्प्लीमेंट होगी। तो जब स्कीम बन रही है तो जनता क्या चाहती है, उस एरिया की अफेक्टेड लोग क्या चाहते हैं, वो स्कीम में आएगी ऑटोमेटिक जी। देखिए, इस इशू पे मेरा ये मानना है कि सरकार, देखिए अभी जो हम नया लैंड एक्विजिशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट ला रहे हैं, बिल आया है और उसमें काफ़ी संशोधन होंगे क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अभी उसमें अपना देगी। स्टेट्स ने भी, बहुत स्टेट्स से जो व्यूज़ आए हैं वो भी बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट के लिए, अगर गवर्नमेंट वाकई में किसानों के लिए और जो लैंड ओनर्स हैं जिनकी जगह वो ले रही है कुछ करना चाहती है, सो इट शुड बी पार्ट ऑफ द एक्ट कि क्या क्या चीजें जो जरूरी होंगी अगर गवर्नमेंट, सरकार किसी की जगह एक्वायर करती है जी। अगर आप ये किसी की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ देंगे जैसा अभी लग रहा है, तो जैसा कि अब तक होता भी आया है कि किसी एक व्यक्ति को हमने एडमिनिस्ट्रेटर आप एक लगा देंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटर की एट द एंड ऑफ द डे इट इज हिज डिस्क्रिप्शन वेदर फार्मर्स, ऑब्वियसली फार्मर्स अगर उसको कहेंगे हमें ये चीजें चाहिए, अब हर चीज को वो मान ले तो फिर वो जगह एक्वायरी क्यों हो रही है। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये मूलभूत सुविधाएं हम उसको देंगे ही देंगे, कम से कम कुछ चीजों का प्रावधान जरूर होना चाहिए। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर का क्या पावर है, स्कीम में क्या होनी चाहिए, उसकी ब्रॉड आउटलाइन इसके अंदर है एक्ट में। अच्छा। उसको मूलभूत क्या क्या फैसिलिटीज देनी है वो भी है इसके अंदर। स्कीम में रिहेबिलिटेशन स्कीम में क्या क्या मिनिमम होना चाहिए वो भी एक्ट में आउटलाइन है। चलते चलते एक प्रश्न आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को ऐसा महसूस नहीं होता कि इस कानून के अंदर जो अब नया संशोधन लाया जा रहा है या नया कानून आ रहा है, इसमें कोई ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए कि जो व्यक्ति जिसकी जमीन ली जा रही है उसकी मर्जी भी पूछ ली जाए या उसकी मर्जी देख ली जाए, या उस इलाके के लोगों की एक सम्मिलित मर्जी पूछ ली जाए? जैसे अगर बिल्कुल है इसके अंदर जी, इसके अंदर बिल्कुल है, 80% लोगों की मर्जी होगी तभी लैंड एक्वायर होगी। अच्छा। और उनकी हर स्टेज पर, उनके एक नहीं 10 3 4 स्टेज पर उनकी मर्जी ली जाएगी जी। पर अगर इसमें कोई व्यक्ति पीड़ित है या वो खुश नहीं है तो क्या उसके पास ऐसा भी कोई प्रावधान है, कोई सस्ता प्रावधान जो कि अदालत में जाए बगैर, क्योंकि हर
हर केस में पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि उसके पास इतने साधन हो या वो इतना संपन्न हो कि वो कोर्ट में जा सके या अदालत में जा सके। जैसे कि हमने बताया कि सेक्शन 17 वाला प्रोविजन नए वाले बिल में नहीं है जी। तो इसका मतलब है कि उसको 5A की इंक्वायरी दे ही दी जाएगी। वो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अपनी बात कह सके कि भाई ये लैंड इस पर्पस के लिए नहीं सर्व होती है या हमको इस तरह से ग्रीवांस है इस लैंड से, तो उसको ये अपनी बात कहने का मौका मिलेगा समय। जी, हम आशा करते हैं कि हमारी इस चर्चा से और हमारे इस आज के डिस्कशन से हमारे दर्शकों को बहुत ही लाभ हुआ होगा, और हम ये भी आशा करते हैं कि जो भी मुद्दे आज के मुद्दा सेगमेंट में उठाए गए उसको देख करके उनको सभी को कंसिडरेशन में लेकर के कानून एक पूर्ण रूप से बनाया जाएगा। न्याय मंच में आज का मुद्दा में आप लोग जुड़े उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रचना जी, पोद्दार साहब, मनीष जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियोज में आए। अब समय है लीगल अपडेट्स का। सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और एम्स को नोटिस भेजा है। दरअसल पीपल फॉर बेटर ट्रीटमेंट नाम के एनजीओ ने इन सभी संस्थाओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अपील की थी। दायर पीआईएल में कहा गया है कि डॉक्टरों द्वारा की जाने वाली लगातार हड़तालों से मेडिकल सेवाओं पर असर पड़ता है। जजों की बेंच की अध्यक्षता करने वाले चीफ जस्टिस एसएच कपाड़िया ने इस मामले में तुरंत जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के उस फैसले पर स्टे ऑर्डर पास किया है जिसमें सहारा ग्रुप को 17.4 करोड़ रुपए निवेशकों को वापस करने के लिए कहा गया था। एपेक्स कोर्ट ने आदेश देते हुए सहारा ग्रुप को एक एफिडेविट दायर करने के लिए कहा था जिसके अंतर्गत निवेशकों को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और सेबी को भी नोटिस जारी किया है। 1999 में कारगिल युद्ध में हुए ताबूत घोटाले में सरकार से जवाब मांगा है उच्चतम न्यायालय ने और कहा कि सरकार इस मसले में क्यों इतनी देर लगा रही है। जस्टिस आफताब आलम ने सरकारी काउंसिल से कहा कि हम आपके साथ कठोर नहीं होना चाहते हैं पर इस तरह से काम नहीं चलेगा। दरअसल यह बात एक पीआईएल में सीबीआई जांच की मांग करने के सिलसिले में कही गई थी। नीतीश कटारा हत्याकांड में आजीवन कैद की सजा पाए विकास यादव की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने विकास यादव के आचरण का हवाला देते हुए कहा कि कई बार पैरोल के द्वारा वो बाहर जा चुके हैं और इस दौरान गलत व्यवहार भी दिखाते रहते हैं, जिसमें एम्स के वीआईपी वार्ड में रुकने की बात भी शामिल है। इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने विकास यादव और उनके चचेरे भाई, जो कि नीतीश की हत्या का सह आरोपी था, की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के सस्पेंड आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मांग की थी कि 1990 के दशक में जामनगर में हुए अत्याचार मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मना कर दिया, जिसके बाद संजीव भट्ट ने अपनी याचिका वापस ले ली थी। ये थे लीगल अपडेट्स। न्याय मंच में आप लोगों ने हमारे साथ शिरकत हासिल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्याय मंच।